हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डी कोड फिज़िक्स की इस सीरीज़ में। आज का टॉपिक है हमारा जो बेसिक हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उसके जो भी बेसिक टॉपिक है आज हम उसको कवर करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। उस पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में, जेई एडवांस में और हमारे नीट के पेपर में, उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपकी एक ये वीडियो है जिसमें हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको एक परफेक्ट वीडियो मिलने वाली है ये। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात हो रही है रेस्ट और मोशन की। तो रेस्ट का मतलब आखिर क्या है? तो अगर हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट का मतलब है कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर है और टाइम हमारा बीतता जा रहा है, जैसे अभी टाइम हो रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल 8:02 हो रहे हैं सुबह के, और जब हमने कुछ टाइम बाद देखा उसको टाइम टू पे, तो वो 8 हो गया टाइम 10 और हमने ये देखा कि ये जो गाड़ी है वो यहीं पे खड़ी है, वो गाड़ी कहीं भी मूव नहीं हुई है। तो रेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है, और हमारी जो गाड़ी है या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। यानी कि टाइम हमारा बढ़ता जाएगा और जो मूवमेंट है वो हमारी नहीं होगी, तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट। यानी कि रेस्ट के अंदर आपकी मूवमेंट नहीं होती है बट आपका टाइम लगातार बढ़ता रहता है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर अगर ट्रैफिक में फंस गए तो ये भी आपका क्या है, रेस्ट का है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो तो टाइम बीतता जा रहा है और काफ़ी देर तक आप ट्रैफिक में खड़े हो। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरी तरफ मोशन की, तो मोशन का मतलब होता है कि जब आप अपनी जगह को चेंज कर रहे हो, यानी अगर आप ए पॉइंट पे थे पहले तो आप बी पॉइंट पे आ गए हो और इसमें कुछ टाइम का चेंज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये मोशन हुई है। क्या हुई है? मोशन। तो अगर हम बोलें कि भाई कोई भी अगर हम चीज़ की बात करें तो एक उसमें होता है रेस्ट और एक होता है उसमें मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब होता है कि भाई टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रही है, और अगर रेस्ट की हम बात करें तो टाइम बढ़ रहा है मगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट और इसको हम बोलते हैं मोशन को। अब हम समझते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, है ना, और कोचिंग में भी पढ़ा होगा, बट काफ़ी बच्चों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आता है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूज़न दे जाती हैं, और वो कन्फ्यूज़न तब आती है जब हम एक्चुअल क्वेश्चन करने लगते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप बहुत ही शॉर्ट में आज समझिए और बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से समझिए। देखो, डिस्टेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस की एक ही डेफिनेशन है और वो हर जगह वैलिड है कि सर डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ ट्रैवल्ड, यानी कि कितना पाथ आपने चला, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने जो फिगर दे रखा है, ये ए पॉइंट मान लो और ये बी पॉइंट मान लो। तो अगर मुझे इस ए पॉइंट से जाना है तो मैं ये रास्ता चूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से ऐसे जाके फिर ऐसे जाके मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ बी पॉइंट पे। तो ये मेरा टोटल पाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चला मैं 20 मीटर, फिर यहाँ पर मैं चला 10 मीटर, फिर यहाँ पर मैं चला 10 मीटर और यहाँ पर मैं चला 20 मीटर। तो ये मेरा टोटल पाथ हो गया। तो जो टोटल पाथ होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालूँ इसका, तो डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा तो मैं बोलूँगा कि 20 पहले चला, फिर 10 चला, फिर 10 चला और फिर 20 चला। तो ऐसे अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो ये हमारा हो जाएगा 60 मीटर। कितना हो जाएगा? 60 मीटर। मगर वहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट इससे अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर मैं अभी इसी ए और बी पॉइंट की बात करूं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर मैं इसी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मान लो अगर इस ए से और इस बी पॉइंट तक अगर इसी रास्ते से आया जाए, ये बड़ा वाला रास्ता ना चूज़ किया जाए और इस रास्ते से आया जाए, और इस रास्ते पे मान लो लग जाएगा आपको नेट आने में मान लो 40 मीटर का डिस्टेंस चलना पड़ा, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में
कौन से पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स की। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस मुझे चलना पड़ा वो 40 मीटर था, तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए कि आप इस ए पॉइंट पर खड़े हुए हैं और फिर इस ए पॉइंट से आपको फाइनली यहाँ सी पॉइंट पर पहुँचना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो अगर आपको घर से स्कूल जाना है तो आप पहले यहाँ पर 3 मीटर चले और फिर यहाँ पर 4 मीटर चले, ठीक है। और फाइनली 3 मीटर प्लस 4 मीटर चल के आप जो आपने डिस्टेंस कवर कर लिया वो 3 + 4 टोटल अपने 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, है ना। और बोले सर हम तो 7 मीटर चल के पहुँचे हैं भाई अपने स्कूल, है ना। मगर वहीं पर दूसरा बच्चा है, वो थोड़ा चला के, उसे शॉर्टकट मालूम है अपने स्कूल का, तो उसने क्या किया, वो यहाँ से शॉर्टकट मार के स्कूल पहुँच गया। और उसने मुझे जब आके बताया तो उसने बोला सर मुझे तो 5 ही मीटर चलना पड़ा, है ना। मैं बोलूँगा कैसे भाई? बोलेगा सर मैं डिस्प्लेसमेंट कवर करके आया हूँ, यानी कि दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये इसने 5 ही मीटर चला, तो ये हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 आपने कैसे निकाला? तो इसका भी है कि आप जानते हो पाइथागोरस हमारी एक थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस अगर आप लगाओगे यहाँ पे, जो कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होती है, तो उससे आप इसको बेस मान लेना, इसको परपेंडिकुलर, तो उससे आपका ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया इस केस में 5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, मतलब टोटल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब अगर मैं बात करूँ हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपैरिजन की, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम एक बहुत बेसिक सा कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी ज़ीरो। और ऐसा स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन के हमारा नीट के अंदर आता है कि क्या हमारा डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो सकता है? तो डिस्टेंस हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ का याद रखो आप कि ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि डिस्टेंस क्या ज़ीरो हो सकता है? डिस्टेंस हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो और हमारा चैप्टर भी स्ट्रेट लाइन का है, और आप यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। मान लो आप यहाँ से जब चलना शुरू करोगे तो कुछ तो दूरी चलोगे आप, ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको इस पॉइंट तक पहुँचना है तो आपको कुछ तो दूरी चलनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं चलोगे। तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता। मगर आप बोलोगे सर क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है? तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट हमारी ज़ीरो हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो हो सकती है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ज़ीरो होती है। आप बोलोगे सर इसको प्रूव करो, इसको बताओ कैसे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। तुमने लिख दिया, मेरे ट्यूशन वाले ने भी लिख दिया था, मेरे स्कूल में भी लिख दिया था, मगर आप बताओ, समझाओ मुझे कैसे ज़ीरो होती है। तो आप एक चीज़ समझो, अगर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ए पॉइंट पे बैठा है, वो यहाँ से लेके बी पॉइंट तक गया और उसका मन यहाँ पर नहीं लगा तो वो दोबारा से ए पॉइंट पे आ गया। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, और वो भी 2 पॉइंट्स के बीच का, किसका? 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आप ध्यान दें तो आपका शुरुआती पॉइंट ये था, आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ पहुँच गए, और यहाँ से दोबारा आप यहाँ पे आ गए बेटा। तो क्या आपका इनिशियल पॉइंट भी यही है और क्या आपका फाइनल पॉइंट भी यही है? तो दोनों पॉइंट यही नहीं हो गए। तो इसीलिए इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ज़ीरो होती है। तो एक टॉपिक तो ये हो गया जिसमें नीट में और जेईई में क्वेश्चन बनता है। दूसरा टॉपिक हमारा है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा होता है और बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, या फिर इसका उल्टा भी सही है। कैसे सही है इसका उल्टा? कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। कैसे? सर इसको भी एक्सप्लेन करो। तुमने भी बता दिया, ट्यूशन वाले ने भी बता दिया, स्कूल में भी बता दिया, मगर कोई हमें समझा नहीं रहा है तो हम समझा देते हैं। देखो, डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से।
अब ये कैसे होगा, जैसे कि आपने इस केस में ही देख लिया कि यहाँ पे यहाँ तक चलेगा तो कुछ 2 मीटर 3 मीटर चलेगा ना ये। ऐसा तो नहीं होगा कि इस केस में कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ तो चलेगा, तो डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। अब डिस्प्लेसमेंट से कैसे बड़ा होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट इस केस में ज़ीरो हो पा रही थी, कैसे कि यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ वापसी चला गया, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ 2 मीटर गया और फिर यहाँ से यहाँ 2 मीटर आया, तो टोटल में वो 4 मीटर चल नहीं गया, टोटल में वो 4 मीटर चल गया और 4 मीटर डिस्टेंस चल गया, क्या चल गया, डिस्टेंस। मगर जब वो वापस यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ लौट के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही बड़ा होता है, बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, मगर बड़ा होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस, ठीक है। तो बड़ा होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप बोलोगे सर मुझे ये समझाओ कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर कैसे होता है, तो अभी समझा दे देते हैं। देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। यहाँ से यहाँ चलने में मान लो 2 मीटर का दूरी आपने तय किया, ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस ही तो हुआ भाई, 2 मीटर आपने चला तो ये आपका डिस्टेंस ही तो हुआ। बोले हाँ सर। और ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का भी तो यही डिस्टेंस हुआ भाई, 2 मीटर। बोलोगे हाँ सर। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं हो गए इस केस में, हो गए। तो ये आपको टॉपिक मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। और आप कमेंट्स करते रहिए, आपको अगर कोई भी इस वीडियो में किसी भी एंगल में कहीं डाउट होता है तो आप बताएं सर इतने मिनट पे मेरे को डाउट है, ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर कमेंट में आंसर करूँगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड का मतलब होता है बेसिकली, क्या समझो, स्पीड का हम बचपन से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, मगर हमें सर कभी समझ में नहीं आया कि आखिर स्पीड होता क्या है, या फिर अगर हमें जितना पता है क्या पता वो सही भी है कि नहीं है, तो सही है या नहीं है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितना डिस्टेंस आपने चला और कितना टाइम में चला। जैसे कि क्योंकि ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन का है तो मैं स्ट्रेट लाइन को ही मान रहा हूँ। आप यहाँ से यहाँ गए और आपने 5 मीटर का डिस्टेंस चला और ये चला आपने 2 सेकंड के अंदर। मुझे बोलेगा कोई कि सर स्पीड बताओ, तो मैं बोलूँगा बेटा स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ आप डिस्टेंस रखिए, यहाँ आप टाइम रखिए, तो आपकी जो स्पीड है वो 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड। तो इसको हम बोलते हैं स्पीड, यानी कि कितनी दूरी हमने चली कितने टाइम में, इसको हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। वहीं पर बात आती है, सर हमने एक टर्म और सुना है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। सर ये क्या चीज़ होती है एवरेज स्पीड। देखो पहले तो हम नाम को समझते हैं कि इसका नाम क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का सीधा सीधा सा एक फार्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कितना आपने डिस्टेंस चला अपॉन में कितना टाइम, तो ये हमारा होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का बेसिकली मतलब होता है, एवरेज का मतलब बेसिकली क्या होता है, एवरेज का मतलब बेसिकली होता है कि कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं आपके, उन सबको जोड़ो। जैसे मेरे पास कोई 4 टर्म्स हैं, जैसे आपने बचपन में एवरेज पढ़ा होगा, जितने टर्म्स हैं उनको जोड़ो और नंबर ऑफ़ टर्म्स से ही उसको डिवाइड कर दो। जैसे 4 है तो 4 से डिवाइड। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जितना डिस्टेंस है वो टोटल, जितना टाइम है वो टोटल, और इसको रख के हम क्या निकाल देंगे, आपका एवरेज स्पीड। क्या निकाल देंगे, एवरेज स्पीड। तो आपका एवरेज स्पीड का एक ये फार्मूला हो गया। मगर कभी कभी ना आपको एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको उस क्वेश्चन का एक तरीका बता देता हूँ कि वो कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि एक लड़का है राम नाम का, या फिर एक्स वाई जेड किसी भी नाम का एक आदमी है, वो अपने घर से मार्केट जाता है। कहाँ जाता है, मार्केट जाता है, और मार्केट को बंद देख वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ गौर करो, तो वो अपने घर से मार्केट जा रहा है और मार्केट से ही अपने घर आ रहा है, क्या वो बीच में कहीं और जा रहा है,
क्या वो अपने दोस्त के घर जा रहा है या कहीं और किसी रास्ते पे जा रहा है? नहीं, जहाँ से वो गया वहीं पे वो वापस आ गया। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये डिस्टेंस तो वही चल रहा है दोनों टाइम, भाई जा भी यही रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो डी जा रहा है तो डी आ भी रहा है। मैंने बोला बिल्कुल सही बोला आपने, भाई डी जा रहा है और डी आ रहा है। मैंने बोला ठीक है। तो सर इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज निकालने का इसका ये तरीका होगा कि एवरेज का फार्मूला क्या लगाएं। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो आप गौर करो कि आप डी ही तो गए और डी ही तो आए, तो मैं बोलूँगा कि भाई डी हो गया जाने वाला फ्रॉम होम टू मार्केट, और दूसरा डी हो गया आने वाला फ्रॉम मार्केट टू होम। बोले सर बिल्कुल ठीक है। अब नीचे हम रखेंगे टोटल टाइम, मगर यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आपका जो स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और थोड़ा सा अगर मैथ लगाएं तो टाइम अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी तो लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन देगा ना, यहाँ पर वो बोलेगा कि हाँ होम से जब वो मार्केट गया है तो वो S1 की स्पीड से गया, भागता भागता कहीं मार्केट भाई बंद ना हो जाए, भागता हुआ गया वो। मगर जब वो मार्केट से उसने बंद पाया मार्केट को, तो मार्केट से होम आया और वो S2 स्पीड से आया यार, आराम से आया यार, मार्केट तो बंद थी, तो एकदम स्लोली अपने घर पे आ गया। ठीक है, तो S1 स्पीड से गया और S2 स्पीड से आ गया। बोले सर बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। बहुत तरीके के क्वेश्चन ऐसे बन के आएंगे जहाँ पर डिस्टेंस सेम देगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई वो डी गया मार्केट डिस्टेंस विद S1 भागते हुए, और फिर उसी डी को तो वापस आ गया S2। आपने बोला सर ठीक है, मगर सर आपने ये 2 बार क्यों लिखा? तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जाने में मान लो वो जल्दी गया तो उसको कम टाइम लगा होगा, और फिर आने में वो आराम से आ रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो मैं दोनों को टी ना मान के एक को T1 और एक को T2 मान लेता हूँ। बोले सर बहुत अच्छी है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं T1 प्लस T2, आने प्लस जाने का डिस्टेंस। यही तो हमारा फार्मूला था। ऊपर हो जाएगा हमारा 2D, नीचे हो जाएगा T1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आएगी D अपॉन S1, दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी D अपॉन S2। अगर आप बहुत गौर करें तो यहाँ से मैं D को कॉमन ले लूँगा तो हमारा बचेगा 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2, और इस D से ये D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2। बिल्कुल सही, ठीक है। और जब इतना हमारे पास हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे और इसके रिलेशन को पूरी तरीके से निकाल देंगे। हम बोलेंगे कि सर ये तो आपने बिल्कुल सही किया। अब यहाँ पर हमारे पास रिलेशन बचता है 2। क्या मैं इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो S1 S2 हो जाएगा नीचे, और ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा बटरफ्लाई मेथड से। तो बोलोगे सर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा S1 S2, यहाँ पर हो जाएगा S1 प्लस S2, और इसको जब हम उल्टा कर देंगे तो ऊपर S1 S2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा S1 प्लस S2। बस ये थोड़ी सी ड्राइव किया मैंने, ठीक है। तो एवरेज व्हेन D इज सेम एंड S1 इज़ नॉट इक्वल टू S2, तो हमारा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो यही हो जाता है 2S1 S2 पॉन में S1 प्लस S2, ठीक है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा S1 S2, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया एवरेज स्पीड का। अब हम समझ लेते हैं वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होती है। देखो जो वेलोसिटी होती है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि कितना अपना डिस्प्लेसमेंट चला, कितने टाइम में चला, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम।
सेम उसी तरीके से जैसा आपने पीछे देखा था स्पीड को डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड में बस हमारा डिस्टेंस आ जाता है और वेलोसिटी में हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, बस दोनों में इतना ही अंतर है। और एक अंतर और है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी स्पीड होती है वो स्पीड हमारी होती है एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये जो स्पीड है हमारी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में, और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सर ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ। देखो, जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, इनमें छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस होता है कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू, कोई भी वैल्यू, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये एक वैल्यू है ना 20, हाँ, तो इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोलें वेक्टर क्वांटिटी की, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है स्केलर, ये डायरेक्शन लेस होती है, तो कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। मगर वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि एक वैल्यू भी होती है, और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। सर डायरेक्शन कैसे होती है, जैसे यही 20 मीटर वाली जो आपको मैंने बताया, इसमें बोल दे कि भाई 20 मीटर तो गया है मगर नॉर्थ की तरफ गया है, तो इस बंदे ने मुझे मैग्नीट्यूड भी बताया और इसने मुझे डायरेक्शन भी बताई, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सेम उसी तरीके से जो हमारी वेलोसिटी होती है वो हमारी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं, और स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो आइए अब हम टॉपिक पे आते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम तो वेलोसिटी था। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, उसको टाइम के साथ अगर हम निकाल लें तो हमारी वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। यहीं पर अगर हम समझते हैं कि भाई कैसी डिस्प्लेसमेंट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मानिए ए पे थे, फिर आप ऐसे चलते चलते बी पॉइंट पहुंचते हैं, और यहाँ पर जाने में आपको मान लो 300 मीटर का डिस्टेंस है ये, और बी पॉइंट पे आप गए और बी पॉइंट पे रुके, और फिर वापसी आप यहाँ से आए और सी पॉइंट पे आके रुके फाइनली, और इतना आप चल गए 100 मीटर। कितना मीटर चल गए, 100 मीटर। तो आपको बोलेगा कि सर वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी निकालनी है जी, निकालिए वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज़ फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो अगर आप गौर दें तो पहले आप यहाँ थे, है ना, अगर आप गौर दें तो पहले आप यहाँ थे, फिर आप यहाँ थे, और फिर आप यहाँ आ गए, तो फाइनली आप यहीं तो हैं। तो ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट, तो इनके बीच का डिस्टेंस आएगा ना डिस्प्लेसमेंट, कि पूरा थोड़ी आएगा, डिस्टेंस थोड़ी के निकालना है बेटा, इनिशियल और फाइनल सिर्फ ये कितना है वही निकालना है हमको। यहाँ पे हमको पूरा नहीं देखना 300 प्लस 100 400, ना 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 ना, इनिशियल पे जितना है और फाइनल पे जितना है इसी के बीच का डिस्टेंस। तो अगर आप गौर करें तो ऐसे तो वो 300 गया, फिर वापसी आया 100, तो यहाँ पर 200 ही तो बचा होगा, तो ये हमारा 200 मीटर बचा है। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 200 मीटर। और ये कार्यक्रम करने में मान लेते हैं उसको 20 सेकंड का टाइम लगा हो, तो हम बोल देंगे कि भाई काटने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो बताओ, तो मैं बोल दूंगा कि मेरे बेटे यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है साउथ, यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट, तो मैं बोल दूंगा 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, अगर हमें कुछ भी नहीं दिया है तो, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं हमारी एवरेज वेलोसिटी के बारे में। जब हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो ये भी सेम स्पीड की तरह ही होती है, बस यहाँ पर हो जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन में टोटल कितना टाइम लिया। जैसे मान लेते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने ली कहीं जाने के लिए d, और टोटल टाइम लिया t1 प्लस t2, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है।
और एक और चीज़ होती है एवरेज डिस्प्लेसमेंट के अंदर। एवरेज डिस्प्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो फार्मूले से और होते हैं। एक फार्मूला तो आपके सामने मैंने दे दिया, तो इसका एक फार्मूला ये होता है, इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है एवरेज वेलोसिटी का, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी का हमारा एक दूसरा फार्मूला भी होता है। वो होता है कि इनिशियल कितनी वेलोसिटी है दैट इज़ u, और फाइनल कितनी वेलोसिटी है दैट इज़ v, और बटे में 2। सर यहाँ पे u v क्या लेके आ गए, ABCD सब डालते जा रहे हो, फिज़िक्स पढ़ा रहे हो कि इंग्लिश? तो देखो u क्या होता है, इनिशियल होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया? तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी हो और मुझे फाइनल वेलोसिटी दी हो और 2 से हम डिवाइड कर दे तो हमारी एवरेज आ जाएगी। एक फार्मूला ये वाला होता है व्हेन द वेलोसिटी इज़ गिवन। अब हम जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो वेलोसिटी हमारी दो तरीके की होती है, यानी कि एक तो हमारी वेलोसिटी हो गई जो नॉर्मल हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक हमारी जो एक टिपिकल टाइप आता है वेलोसिटी का उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे जितनी वेलोसिटी है हमारी बॉडी की उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि किसी भी एक इंस्टेंट टाइम पे, जैसे अगर कोई मान लो गाड़ी चला रहा है और तुरंत अगर मैंने उसको फ़ोन किया और पूछा यार अभी बताओ अपनी वेलोसिटी कितनी है, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे हम लोग? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी दो तरीके से होती है। अगर हम बेसिकली बात करें तो एक हमारा हो जाएगा अगर मान लो बॉडी रेस्ट के ऊपर है, जो आपको मैंने रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझाया था, और दूसरी तरफ अगर हमारी बॉडी मोशन के अंदर है, तो जब हमारी बॉडी रेस्ट में है तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो हमारी ज़ीरो होगी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है और बॉडी मूव नहीं कर रही है तो कोई भी उसके अंदर वेलोसिटी नहीं होगी। और अगर हमारी बॉडी मोशन कर रही है तो वहाँ पर उसकी इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगी, यानी कि कुछ ना कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी ही, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है और जब भी मोशन में है ना तो कुछ ना कुछ एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अगर आप मान लो आपका दोस्त बाइक चला रहा है, आप तुरंत उससे कॉल करके पूछो कि अभी तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो वो कुछ तो बताएगा ना, क्योंकि वो मोशन में है। किसमें है वो? मोशन में। ठीक है, अब मैं आपको वेलोसिटी के दो और टाइप बता देता हूँ जो हमारे पेपर में आते हैं बेसिकली, जो हमारी होते हैं। एक होता है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी और एक होता है वेरिएबल वेलोसिटी। तो देखो कांस्टेंट और वेरिएबल वेलोसिटी का आखिर चक्कर क्या है। तो वेलोसिटी में बेसिकली दो चीज़ें होती है हमारे पास। एक हमारे पास होता है कांस्टेंट वेलोसिटी और एक हमारे पास होता है वेरिएबल वेलोसिटी। तो सर ये कांस्टेंट और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है, मुझे ये समझाओ पहले। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब ये होता है, देखो कांस्टेंट के बारे में आप पहले से जानते हो, जैसे जो पाई है वो एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। थोड़ा मैं पाई को सही से बना देता हूँ यहाँ पे, कि हमारा जो पाई होता है वो हमारा एक कांस्टेंट होता है, यानी कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। भाई इंडिया में भी यही वैल्यू है, अमेरिका में भी यही वैल्यू है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो पाई की वैल्यू हमेशा यही रहने वाली है, तो ये कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जैसे जो हमेशा बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने ले लिया कोई एक इक्वेशन ले ली मैंने, 4x + 2y = 0, तो यहाँ पर अगर मैं x की कुछ वैल्यू रख दूँ, मान लो 1 रख दूँ, और y की वैल्यू रख दूँ 2 रख दूँ, तो ये वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि x की हमेशा 1 ही रखूँगा या y की 2 ही रखूँगा। x को मैं बाद में 0 भी तो कर सकता हूँ, y को बाद में -1 भी तो कर सकता हूँ। तो हर बार जब जब ये वैल्यू मैं बदलूँगा x की, तो हर बार ये इक्वेशन की ही वैल्यू चेंज हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये है हमारी वेरिएबल जो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो हमारी वेलोसिटी भी कुछ इस तरीके से होती है जो क्वेश्चंस में आती है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। तो एक हमारी होती है कांस्टेंट और एक होती है हमारी वेरिएबल वेलोसिटी। अब देखो बेसिकली जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया कि भाई वेलोसिटी है मेरी, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी है मेरी 4 मीटर/सेकंड, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, 4 मीटर/सेकंड है अभी भी और कुछ टाइम बाद भी ये 4 मीटर/सेकंड ही रहेगी, है ना।
यानी कि समय आगे बढ़ेगा तो बेशक चेंज हो सकती है, मगर ये किसी एक ऐसे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि ये कहीं भी ए बी एक्स वाई जेड इन सब पे कुछ किसी तरीके से ये वेलोसिटी हमारी डिपेंड नहीं कर रही, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें तो वेरिएबल जो वेलोसिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी आपको इक्वेशन की फॉर्म में दे दे, जैसे बोले कि भाई 3t² + 2t + 1, ये हमारी एक वेलोसिटी दे रखी है और इसके साथ आप बाकी चीज़ें करिए, तो ये हमारी वेरिएबल वेलोसिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम दे दिया और टाइम की अगर वैल्यू बदलती रहेगी, जैसे अगर इसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया कि बताओ टाइम 2 सेकंड पे क्या यहाँ पे कहानी थी और टाइम 3 सेकंड पे यहाँ पे क्या कहानी थी, तो दोनों के केस में क्या चीज़ें थी, तो ये हमें बताना है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उस केस में फिर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, तो मैं हल्का हल्का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए मैं अलग से क्लास लूँगा पूरी मैथमेटिकल टूल की, तो वो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि जो ये वेलोसिटी हमने अभी बताई, देखो इस वाली वेलोसिटी से तो आप बचपन से खेलते आ रहे हो, आपने 9th क्लास में भी ये वेलोसिटी पढ़ी होगी, मगर जब वेलोसिटी की बात आती है हमारी इंस्टेंटेनियस की, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत करने लग जाती हैं। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात करूँ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बेसिकली हमारा एक फार्मूला होता है, मतलब ये वेलोसिटी हो गई तो इसका फार्मूला बेसिकली होता है डिफरेंशियल फॉर्म में, दैट इज़ dx/dt। अब सर ये dx क्या है और ये dt क्या है, देखो ये जो फार्मूला है हमारा, बेसिकली जो dx है ना, वो dx एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही ज़्यादा छोटी डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ही ज़्यादा छोटी डिस्प्लेसमेंट अगर होगी किसी टाइम के साथ, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारी इंस्टेंटेनियस है। क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि भाई वो बड़े टाइम के लिए हो रही है, तो यही जो चीज़ हो जाएगी हमारी, वो बन जाएगी हमारी डेल्टा d/Δt, यानी कि डेल्टा d कितना है और डेल्टा t कितना है उसके हिसाब से। अब ये जो डेल्टा d है ना, ये हो जाएगा आपका लार्ज डिस्प्लेसमेंट्स के लिए जो बेसिकली हम डील करते हैं। समझ में आ गए? तो ये हमारी क्या चीज़ होती है? लार्ज डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या चीज़ होती है हमारी dx वाली? ये होती है हमारी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, जैसे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो वेलोसिटी मिल जाती है, और यहाँ पर जो आती है वो चेंज आता है असल में डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, तो भी हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अगर मैं बेसिकली आपको इस वाले की बात करूँ, इस वाले पोर्शन की बात करूँ, तो इस केस में क्या होता है कि एक तो आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ से आपने मुझे बताया कि जो वेलोसिटी निकालनी है वो मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तो आपने ठीक बता दिया। मगर अगर मान लो कि मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हो और मुझे वेलोसिटी निकालना हो, तब क्या करेंगे? तो उस केस में आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा दे दे कि आपको कोई वेलोसिटी दे दे, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, जैसे बोलते हैं कि 6t² + 2t + 1, ये अगर आपको दे दे और फिर आपसे बोले कि आप मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फ्रॉम टाइम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी क्या होगी। तो पता है इस केस में क्या करना होगा? इस केस में हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर हमें dx निकालना है तो dx अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा v/dt, क्योंकि ये dt जो है इधर डिवाइड में हो रहा है, ऊपर चला जाएगा इसके पास, और दोनों तरफ हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट यानी कि इंटीग्रेशन वाली, जो आप मैथ्स अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत होगी ना तो मैथ्स वाली वीडियो देख लेना मेरी जाके। तो यहाँ पर अगर मैं आपको लगाऊंगा तो लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके x तक, और dx के लिए ये बेसिकली लिमिट लगा रहा हूँ, और वेलोसिटी के लिए मैं बोलूँगा कि भाई 0 से लेकर सॉरी यहाँ पर टाइम वेरिएबल है ना, तो टाइम के लिए लिमिट लगेगी, तो मैं बोलूँगा बेसिकली कि जो टाइम है वो t1 से लेके t2 तक जो भी टाइम है उसके लिए लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पूरी वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज़ 6t² + 2t + 1। तो यहाँ पर हम बेसिकली करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम 3 को यहाँ पर पुट करेंगे 3 सेकंड के लिए, और फिर यहाँ पर पुट करेंगे हम 2 सेकंड के लिए। तो 3 सेकंड के लिए जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6t³/3। पहले तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा 2t² 2, और जो ये 1 है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, ठीक है। फिर एक बार हमको t रखना है जो कि अपर लिमिट होती है, और फिर हमको इसको 2 सेकंड रखना है जो कि लोअर लिमिट होती है, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा 2t³ प्लस इन दोनों को अगर हम काट देंगे 2 से 2 तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा t, ठीक है।
यहाँ पे हम करेंगे इसको 3 का क्यूब, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ही हो जाएगा 3, और इसको माइनस कर देंगे लोअर लिमिट से, जो कि हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा 54, यहाँ पर ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर माइनस कर देंगे इसको, तो ये 2 का क्यूब सॉरी यहाँ पर हंसी के 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब हम करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पूरा 16 मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, जब इतना हमारा हो जाएगा तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे इन दोनों को माइनस करने के लिए। ठीक है, जब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो माइनस करके देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा। 16, 4, 20 और 22, तो नेट में हमारा जब आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 33 मीटर। कितना आ जाएगा? 33 मीटर। तो ये हमारा इंटीग्रेशन करके आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसके अपने हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, मान लीजिए आपको जो पीछे वाली चीज़ पढ़ाई थी हमने उसी के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछ ले, जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने बताया कि जो v का फॉर्मूला होता है वो dx/dt होता है। इसी के ऊपर आपसे अगर एक और क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अगर आपको बोल दे कि एक क्वेश्चन दे और बोल दे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी है 6t³ प्लस 2t² प्लस 3। ठीक है, और हमसे बोले कि भाई आप ये बताइए कि हमारा t = 3 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है हमारी बॉडी की। तो इसके लिए हमको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पीछे हमने अभी इंटीग्रेशन करके डिस्प्लेसमेंट से, मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी निकाली थी, मगर अभी हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे और अपनी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर वही करते हैं। तो हमारा जो v का फॉर्मूला है वो होता है dx/dt। तो मैं dx की जगह पर रखूँगा जो हमारा गिवन है 60³ है, 2t का स्क्वायर है और साथ ही साथ 3 है, और इसको हम करेंगे dt के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन का ये फार्मूला होता है कि जो ये वाली चीज़ होती है आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो पावर है ये 1 से कम हो जाएगी। तो ये हमारा बनेगा 18, और t की पावर क्यूब है तो स्क्वायर हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो ये 2 है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो ये 4 हो जाएगा, और पावर 1 से कम हो जाएगी यानी कि t ही बचेगी। और जो ये कांस्टेंट होता है, यानी कि ये कांस्टेंट नंबर है 3, हर जगह 3 रहेगा ना भाई, जापान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, हर जगह 3 रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, तो ये हमेशा 3 रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो हो जाएगी डेफिनेशन वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मेरा जो आया निकल के वो आ गया 18t² प्लस 4t, ये हमारी वेलोसिटी निकल के आ गई, मगर हमें वेलोसिटी निकालनी है टाइम 3 सेकेंड पे। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, 18 और 3 का मैं कर दूँगा स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो 18 × 9 हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 162 और प्लस 12, तो ये हमारा हो जाएगा 4, 7 और 1, तो 174 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, और ये आपको करना आना चाहिए। जैसे आप एलन के मॉड्यूल लगा लो, आकाश के मॉड्यूल लगा लो, उसमें आप जब भी आप देखोगे ना क्वेश्चन, तो आपको ये जो बिगनर बॉक्स देता है या जो भी चीज़ें स्टार्टिंग में आपको देता है इंटेक्स क्वेश्चन चैप्टर में, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तभी आप आगे वाली चीज़ें को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 4t² माइनस का 8t, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, और हमसे ये पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगी, देन द बॉडी इज़ एट रेस्ट, जो बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेलोसिटी दी है तो मुझे इसको वेलोसिटी मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है तो मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन करके। तो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है dx/dt। तो dx को यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा तो यह है 4t का स्क्वायर और यह है 8t, तो इसकी होगी हमारी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर मैं ये एक पावर कम हो जाएगी, और 2 है जो आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 8t - 8।
क्योंकि टी है और टी की पावर हो जाएगी 0। तो ये बोल रहा है टाइम, तो बोला किस समय पे ये 0 हो जाएगी, तो यही जो वेलोसिटी है वो किस समय पे 0 हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 8t और ये इधर आके 8 हो जाएगा, माइनस का है, तो t हमारा आ जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड के बाद जो हमारी जो वेलोसिटी है यानी कि जो बॉडी है वो आके रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि 1 सेकेंड के बाद हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? रेस्ट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर मान लो कि हम वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर एक फिक्स डिस्टेंस पे कोई चीज़ चल रही है, यानी कि यहाँ पे यहाँ गया और एक फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल करा, जैसे वो मैंने बताया था ना कि होम से मार्केट और मार्केट से फिर होम अगर बन पाया तो वो फिक्स डिस्टेंस में मैंने आपको जो फार्मूला बताया था स्पीड का, वो मैंने बताया था कि भाई 2s1 s2 s1 प्लस s2, ये वाला फार्मूला बताया था। तो सेम उसी तरीके का कुछ यहाँ पर भी होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ें वो असल में होती हैं। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो वो केस बनता है वेलोसिटी में जब हमारी जो बॉडी होती है वो मूव कर रही होती है एक स्ट्रेट लाइन में और वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ती है, दैट इज़ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, विदाउट टर्निंग बैक, यानी कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और टर्न बैक नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है? टर्न बैक नहीं कर रही है। तो इसमें हम कैसे मानेंगे? तो आप ये समझो कि मान लो कि एक बॉडी है और वो हमारी इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, उसकी v1 वेलोसिटी है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस इसने चला वो d चला, और फिर दोबारा वो आगे की तरफ बढ़ रही है, वही डिस्टेंस d चल रही है और इस बार उसकी वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पर बॉडी ना आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ रही है, तो स्ट्रेट लाइन में आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ v1 की, तो क्या v1 की वेलोसिटी हो जाएगी d अपॉन में जो t1 टाइम लगा इसको आने में। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक हम बोल देते हैं कि इसको टाइम आने में लग गया t1, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसको टाइम लग गया वो हम बोल देते हैं कि t2 लग गया। तो वेलोसिटी v2 क्या हो जाएगी? वही d डिस्टेंस t2 टाइम में। ठीक है, अब हम निकालेंगे जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो अगर हमको यहाँ पर v एवरेज निकालना है, क्योंकि बॉडी क्या है अब टोटल डिस्टेंस वाली बात हो गई है, यानी कि टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो वाली हमारी बात हो गई है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, और यहाँ पे क्या होगा कि टोटल हमारा क्या हो जाएगा? तो टोटल वो d चल रहा है और आगे भी d ही चल रहा है, और नेट में जो उसका टाइम है वो t1 प्लस t2 लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? 2d हो जाएगी। और अगर मैं t1 की वैल्यू पुट करूँ यहाँ से, तो देखो मैं यहाँ से t1 को मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो ये d अपॉन में v1 हो जाएगा, और सेम उसी तरह से मैं यहाँ t2 को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो ये d अपॉन में v2 हो जाएगा। जब मैं इस चीज़ को यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा d अपॉन में v1 और ये हो जाएगा d अपॉन में v2। जैसे ही मैं इस चीज़ को बाहर ले आता हूँ तो 2d तो यहाँ पर पहले से ही है, और d को मैं बाहर ले आया तो ये हमारा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 बन गया। क्या ये पहले वाले की तरह बन रहा है? बस वहाँ पर शर्त ये थी कि वहाँ पर हमारी स्पीड थी और यहाँ पर क्या है? हमारी वेलोसिटी है। तो इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वही फार्मूला फाइनली बन जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2v1 v2 और नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला इन द केस व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी है, मैन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है और दोबारा 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है अगर टोटल टाइम उसको 2 घंटे लग रहा है। तो इस चीज़ को हमने पहले डायग्रामेटिक वे में समझना होगा कि आखिर दिया क्या है। तो मुझे बोल रहा है कि मैं पहले डायरेक्शन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। तो मुझे बोल रहा है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये आपको बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए क्योंकि इन क्वेश्चनों में काम आता है। अब ये बोल रहा है कि जो वो आदमी है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर, और फिर वो साउथ की तरफ आ रहा है 5 किलोमीटर। तो अगर आप ध्यान से गौर करो तो यहीं से स्टार्ट हुआ था और लौट के यहीं पे आ गया।
तो जो इनिशियल पॉइंट है वो भी यही है और जो फाइनल पॉइंट है वो भी यही है, तो क्या इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो ज़ीरो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। और अगर मैं बात करूं कि जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो गया तो क्या इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोई बात यहाँ पर बचती है? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डील करती है डिस्प्लेसमेंट से, तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। बोले सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर एवरेज स्पीड यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। एवरेज स्पीड बोलती है कि टोटल डिस्टेंस, तो देखो 5 किलोमीटर ऊपर गया है, फिर 5 किलोमीटर नीचे गया है, तो टोटल 10 किलोमीटर गया है, तो 10 किलोमीटर ऊपर रख दिया और ये काम उसने 2 घंटे में किया है, तो हम बोलेंगे कि भाई 5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो कह रहा है एक ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, कह रहा है एक ट्रेन है, वो ट्रैवल कर रही है एक डिस्टेंस 360 किलोमीटर का 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो कह रहा है कितना लंबा वो चलेगी, यानी कि कितना टाइम लेगी कवर करने में, है ना। तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और क्योंकि यहाँ पर टाइम निकालना है तो मैं मॉडिफाई करूँगा, इसको बोल दूँगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस है 360 और ये है 90, तो इसको जब हम काट लेंगे तो 0 से 0 हो गया और 9 चौक 36, तो टाइम कितना हो गया 4 घंटे। तो हमें कितना टाइम लग गया, 4 घंटे लग गया, क्योंकि सारी चीज़ घंटे में थी, किलोमीटर पर आवर में थी, ठीक है। तो कितना टाइम लग गया, 4 घंटे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन भी उठाएंगे हम लोग, तो बेसिक मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होता रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है, वो कवर करती है 100 मीटर 20 सेकंड में, तो बताओ इसकी स्पीड क्या है, और वो भी किलोमीटर पर आवर में बतानी है इसको। तो आप ज़रा सा एक छोटी सी चीज़ को याद रखो, और ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है, आपने बचपन में भी सीखी होगी कि जब जब हमको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, और जब हमें इसका उल्टा करना होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वही चीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं। तो पहले मैं स्पीड निकाल लेता हूँ, तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये मुझे दिया है 100 और ये दिया है 20, तो इसको जब मैं काटूँगा तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और मुझे बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में करना है, तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है, यानी कि मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने क्या बताया था कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कितना है 5, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करा, 5 से 5 कट गया, तो हमारी किलोमीटर पर आवर में आ गई वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सर ये -1 क्यों लगा रहे हो बेटा? देखो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, क्योंकि बेसिकली आप क्या होते हो, देखो सही से आपने 10th में पढ़ा नहीं होता है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, मैं टीचर को दोष नहीं दे रहा, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं आपने नहीं पढ़े होते हैं, तो वो चीज़ें क्लैरिटी कराना मेरे यहाँ पे फ़र्ज़ है कि जो किलोमीटर है ना बेटा वो अपॉन में आवर है, तो ऊपर आ जाएगा तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता भी होंगी, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगी, तो उनको भी हमको लूप में लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद टाइम उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का बेसिकली एक फार्मूला होता है हमारा, कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है कि भाई कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हो गया, और अपॉन में टाइम कितना लिया इस चेंज ने, तो वो हमारी हो जाती है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। और फॉर द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाता है ए का dv/dt। तो वही सारी चीज़ें करनी है हमको जो वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के केस में की थी, यानी कि जो हमने की नहीं थी v=dx/dt के केस में, तो वही चीज़ें हमको यहाँ पर भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हमको मान लो यहाँ पर dv निकालना है, तो हमको a.dt करना पड़ेगा,
और यहाँ पर दोनों तरफ फिर इंटीग्रेशन होगा जैसे हमने पीछे बताया था, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की अगर हम एसआई यूनिट की बात कर लें तो एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दूँ कि भाई वेलोसिटी हमारी है 3t² + 5 और बोल रहा है यहाँ पर टाइम 2 सेकंड है और यहाँ पर मुझे इसकी एक्सेलरेशन बताओ। तो मुझे एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं कर दूँगा dv/dt सेम। तो d हो जाएगा यहाँ पे हमारा, dv की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3t² + 5 और बाई dt। तो ये जो 2 है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 60 + 0, क्योंकि 5 है, 5 की जो इंटीग्रेशन हो वो डिफरेंशिएशन होगी वो 0 हो गई, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब 6 को हम यहाँ पर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई तो हमारी एक्सेलरेशन हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि -2 क्यों आ रहा है ये, ठीक है। पहले -1 आ रहा था और -2 आ रहा है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखो बेसिकली ना जो न्यूटन ने हमारे लॉज दिए थे उसमें बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी, उसको हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। देखो जो हमारी पहली इक्वेशन को हम लिखते हैं कि भाई v = u + at। दूसरी जो इक्वेशन होती है हमारी वो होती है v² - u² बराबर में 2as। और तीसरी जो इक्वेशन होती है वो हमारी होती है s = ut + ½ at²। सर यहाँ पे s क्या होता है? यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपको एक बात और बताऊँ ना तो एक और हमारी जो हमारी इक्वेशन होती है वो हमारी होती है SNth वाली होती है फॉर द nth टर्म। जो हमारी फोर्थ इक्वेशन होती है वो हमारी होती है SN वाली, यानी कि nth सेकंड पे अगर हमें कुछ निकालना है तो हमारी ये इक्वेशन हो जाती है a/2 और यहाँ पर आ जाता है 2n-1, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशन होती है। nth सेकंड पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट निकालती है वो ये इक्वेशन हमें मदद करती है। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ कि आखिर वो हैं क्या। तो देखो जो u होता है, बेसिकली जो u होता है वो हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी। जो v होता है वो हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। जो a होता है वो हमारी होती है एक्सेलरेशन। जो t होता है वो हमारा होता है टाइम, ठीक है। और जो s होता है वो हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। अब आपके बचता क्या है इस चैप्टर के अंदर? आपका बचता है यहाँ पर 2 चीज़ें, है ना। व्हाट लेफ्ट, तो लेफ़्ट यहाँ पर आपका क्या है? लेफ़्ट या फिर बोल दें या रिमेनिंग बोल दें। तो रिमेनिंग यहाँ पर क्या क्या है? रिमेनिंग में आपका यहाँ पर बचा हुआ है, एक तो आपके ग्राफ बचे हुए हैं इस चैप्टर के, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा 15 से 20 मिनट की, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा जिसमें आपको, और क्वेश्चंस भी होंगे इसमें, ठीक है। दूसरा आपका बच रहा है इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, तगड़े लेवल पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि हल्के फुल्के नहीं करना है यार, जेईई मेंस की, एडवांस की और आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स आपके बेस्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स की, तो इसकी भी आपकी एक वीडियो आएगी यूट्यूब पे ही आएगी, इसी चैनल पे। तो इसकी आपकी वीडियो अलग से आएगी और इसमें आपको तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो ये 2 वीडियो आपकी इस चैप्टर की रिमेनिंग है। और जो कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का मेन, वो मैंने इस पूरे लेक्चर में कवर कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करें, लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और रेगुलर जुड़े रहें क्योंकि वीडियो इस पर लगातार आती ही रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।